हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। पलटन एकदम मस्त झक्कास रहा है, क्या ही तो बात है। तब सभी से मैंने वादा किया था कि जैसे हमने क्लास 12 की एकदम परफेक्ट 100% तैयारी यहाँ पे करी है बिजनेस स्टडीज की, तो सीयूईटी में क्या हम कोई कमी रहने दे सकते हैं? नहीं ना। तो यहाँ पे हर वो बच्चा जो सीयूईटी की तैयारी कर रहा है, जो चाहता है कि सीयूईटी के द्वारा अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज, ड्रीम कोर्स में अपना एडमिशन ले सके, अपना सपना पूरा कर सके, अपना करियर सेटल कर सके, वो सभी बच्चों के लिए सफल सीरीज हम यहाँ पे लेकर आए हैं। सफल सीरीज की अगर हम बात करें तो जैसे सीरीज का नाम ही है, सफल सीरीज है आपको सफलता की तरफ ले जाने के लिए। तो बेटा अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपको सीयूईटी में अच्छा स्कोर है, बहुत सारे बच्चे हैं जो सीयूईटी में आउट ऑफ 100 इन डोमेन सब्जेक्ट्स पहले स्कोर कर चुके हैं, तो आपको बस एक ही काम करना है, हम पे भरोसा करना है और हमारे साथ आपकी तैयारी करनी है। ठीक है, यहाँ पे आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो फटाफट मैं आपको यहाँ पे बता दूं और याद करा दूं। पहली चीज, अगर आप सीयूईटी में सफलता पाना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करो। देखो, एक बार नहीं 100 बार कह चुकी हूँ, 1000 बार भी कह दूंगी कि सीयूईटी की तैयारी एनसीईआरटी से ही होगी। आपका जो सिलेबस है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड में बहुत सारे एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स है वो डिलीट हो जाता है। जैसे चैप्टर 3 में आपकी एलपीजी पॉलिसी है, आपकी कंट्रोलिंग टेक्निक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है जो ओमिटेड है, डिलीटेड है। 25% सिलेबस तो खत्म ही कर देता है, राइट लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। सीयूईटी में आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ती है, सारे वो डिलीटेड टॉपिक्स भी तैयार करने पड़ते हैं और हम उसको बिल्कुल कराएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप सभी को पता है कि सीयूईटी का जो पेपर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप आता है। जनरली बच्चे इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं और यार फिल इन द ब्लैंक्स ही है, एमसीक्यू ही है, क्या ही तो प्रॉब्लम है। लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो एकदम आसान वाले नहीं आते। अब यहाँ पे अगर आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की आदत है, थोड़ी सी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लगेगी, क्योंकि यहाँ पे जो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है, एनालिटिकल क्वेश्चंस है, ये ज्यादा पूछे जाता है। तो हम यहाँ पे ना पढ़ते पढ़ते साथों साथ ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, सो दैट हमें एक जनरल आइडिया आ जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाता है। दूसरी चीज, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जो आपको समय मिलता है ना, वो कम मिलता है। तो कम समय में फटाफट क्वेश्चन को समझ के सही आंसर यहाँ पे आपको करना है, तो इसके लिए आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, जो कंसेप्ट क्लैरिटी है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर है ना, तो बेटा कहीं से भी घुमा फिरा के भी आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको क्वेश्चन का जवाब देने में। तो इसीलिए पहली चीज तो एनसीईआरटी को फॉलो करो, ठीक है, उसको पकड़ के बैठ जाओ आज के तारीख में अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो। दूसरी चीज, कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर फोकस करो। क्वेश्चन सेम टू सेम हर साल आने नहीं वाला है, बट कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप आंसर कर सकोगे। थर्ड चीज, सीयूईटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जारी रखिए, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उसकी प्रैक्टिस, उसकी आदत रखना जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, टाइमर्स लगा के सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, तब जाकर आपकी तैयारी होगी यहाँ पे 100% की। ठीक है, तो पढ़ाई शुरू करने से पहले इन चीजों का ध्यान देना। बाकी आज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं सबसे पहला वाला लेक्चर, पहले चैप्टर का, जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला लेक्चर है तो हमारे बेसिक्स ऑफ द कंसेप्ट के ऊपर फोकस रहेगा। सारे कंसेप्ट्स को इन डिटेल कराऊंगी, साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और आगे जाके जैसे सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा तो मैं आपके लिए मॉक टेस्ट, एडिशनल क्वेश्चन, एमसीक्यू सीरीज, हर वो चीज लेकर आऊंगी जिससे हमारी तैयारी एकदम परफेक्ट हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि आज के लेक्चर में कौन से टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 है जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। पहले तो भाई साहब मैनेजमेंट क्या है इसको समझ लेंगे, तो कंसेप्ट एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट को लेकर 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, द कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, उसको हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ मैनेजमेंट को लेकर कुछ यहाँ पे ब्रीफ क्वेश्चंस है। ठीक है, जैसे पहला है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। बाबू फीचर्स को ही ना कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है, एग्जाम में काफी बार घुमाए जाते हैं क्वेश्चंस, तो आपको ये याद रखना होता है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा इंपॉर्टेंस को ही सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, दोनों वन एंड द सेम है। उसके बाद हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें तीनों टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंड पर्सनल करेंगे। उसके बाद द लास्ट इज डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, उनके क्या फंक्शंस है, टॉप लेवल में कौन कौन आता है, मिडिल लेवल में कौन कौन आता है, एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बाय व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट।
तो बेटा मैनेजमेंट के ना डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स आपको डिफरेंट डिफरेंट किताबों में दिखेंगे। तो किताबी ज्ञान ही तो लेना है, लेकिन आसान तरीके से। तो हम इसी किताबी ज्ञान को थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके लिए ये समझना आसान हो जाए। तो जब हम बेटा मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस of getting things done from others effectively and efficiently। ठीक है, तो यहाँ पे ना जब आप मैनेजमेंट का कोई भी मीनिंग पढ़ोगे तो उसमें कुछ शब्द है, वो शब्दों को आपको पकड़ना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम कहते हैं मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है? तो बेटा जब भी आप मैनेजर को देखोगे ना, मैनेजर काम करता नहीं है। एज अ मैनेजमेंट आपका मेन काम होता है लोगों से काम करवाना। ये किस तरीके से काम करता है, देखिए सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। अगर आप कोई भी कंपनी लोगे ना, चाहे छोटे से छोटा बिजनेस हो, बड़े से बड़ा बिजनेस हो, कोई भी कंपनी हो, हर बिजनेस एवरी ईयर अपने गोल्स या तो ऑब्जेक्टिव सेट करती है। मान के चलो आपका एक बिजनेस है जहां पे आप शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हो और आप कहते हो कि इस साल दिस ईयर वी वांट टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन बाय 30%। ठीक है, मतलब आपने ये कहा कि मेरी शर्ट्स बनाने की फैक्ट्री है, मैं चाहता हूं कि मैं हर साल जितने शर्ट्स बनाता हूं या बनाती हूं उससे 30% इस साल और ज्यादा बनाऊं। सिंपल सिंपल हिसाब है, अब जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा बेचोगे, जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा आपका मुनाफा होगा। तो एज ए बिजनेस मैंने कहा कि मान के चलो कि एवरी ईयर हम अगर 1 लाख शर्ट्स बनाते हैं, ठीक है, तो इस साल मैं चाहती हूं कि हम इसको 30% बढ़ा दे, मतलब इस साल कम से कम 1,30,000 शर्ट्स जो है हमें बनाने हैं। ठीक है, आपने गोल सेट किया, आपने टारगेट सेट किया कि इस साल हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, इस साल हमें 1,30,000 शर्ट्स यहाँ पे बनाना है। लेकिन गोल टारगेट सेट करने से वो अचीव तो नहीं हो जाएगा। मतलब मैं बस सोचूंगी कि 1,30,000 शर्ट्स बनाना है, ऐसे ऐसे माला जप लूंगी, 1,30,000 शर्ट्स बन जा, 1,30,000 शर्ट्स बन जा, अरे वो बन नहीं जाएगा ना। तो कभी भी गोल या टारगेट सेट करते हो, जिंदगी में कोई अगर एम सेट करते हो तो उसको पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। तो भाई ये जो गोल और टारगेट एज अ बिजनेस आप सेट करते हो, ये जो मेरा एक गोल है या ये मेरा उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है, अब मेरे को इसको पाना है। तो पाने के लिए मैं क्या करूं? तो याद रखना, मैनेजमेंट फोकसेस ऑन अचीविंग द गोल्स और objectives of the business। ठीक है, तो बेटा अगर आप कोई भी गोल से टारगेट सेट करते हो ना, तो उसको पाने के लिए मदद कौन करता है, काम कौन करता है? तो मैनेजमेंट करता है। तो मैनेजमेंट ये गोल्स को कैसे पाता है, मैनेजमेंट ये टारगेट्स को कैसे पूरा करता है? अब मैंने तो आपको कह दिया कि भाई मेरा गोल है या मेरा ऑब्जेक्टिव है या टारगेट है कि इस साल जो है मेरे को अपने प्रोडक्शन को, मैं शर्ट्स बनाती हूँ, शर्ट्स का प्रोडक्शन करती हूँ, ये प्रोडक्शन को मुझे 30% से इंक्रीज करना है। ये तो मैंने गोल सेट कर दिया। अब यहाँ पे ये गोल को पाने में, ये गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या करेगी? ठीक है, तो आपकी जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करेगी। मतलब क्या? तो मैनेजमेंट ना गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग करेगी। ठीक है, हमें पता है कि हमें 1,30,000 शर्ट्स बनाने हैं, इस साल 30,000 से मेरा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ेगा? हम क्या करेंगे, कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितना एक्स्ट्रा मशीनरी लगेगा, कितना लेबरर लगेगा, दिन में कितने शर्ट्स बनाने पड़ेंगे, कितना काम करना पड़ेगा, ये सारी चीजें ना पहले प्लान करती है।
कि भाई मेरे को ये नंबर तक पहुंचना है, मेरे को 1,30,000 नंबर तक पहुंचना है, तो मैं कब कहाँ क्या करूंगी, तो तब जाकर साल में मेरा 1,30,000 शर्ट्स बनेगा, बराबर है। उसके बाद वो सेकेंड फंक्शन परफॉर्म करती है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, मैंने सोच तो लिया ये करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन काम करने के लिए बेटा रिसोर्सेज चाहिए। ज्यादा शर्ट्स बनाना है तो ज्यादा कपड़ा भी चाहिए, धागा भी चाहिए, बटन भी चाहिए कि नहीं। तो जो भी रिसोर्सेज चाहिए, लोग चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनरी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना है, वो सब कुछ यहाँ पे तैयार करेगी, राइट। उसके बाद वो थर्ड फंक्शन परफॉर्म करेगी, दैट इज स्टाफिंग। देखो बेटा, काफी बार ज्यादा काम करना होता है ना, तो ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा लोग चाहिए। तो पहले वो देखेगी कि भाई मेरी कंपनी में कितने लोग हैं, क्या इतने लोग मिलकर 1,30,000 शर्ट्स बना सकते हैं। अगर नहीं, मुझे लगता है ये लेबरर्स कम पड़ेंगे, इतने लोगों में 1,30,000 शर्ट्स मेरा बनेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्स्ट्रा लेबरर, एक्स्ट्रा वर्कर्स लेकर आऊंगी। दिस इज नोन एज स्टाफिंग। स्टाफिंग का मेन एम होता है कि भाई काम के लिए जितने लोग मुझे चाहिए ना, उतने होने चाहिए। अगर कम है तो बाहर से एडिशनल लोगों का रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करना और कंपनी में जो भी खाली पोजीशंस है ना, उसको भरना, राइट। उसके बाद मैं नेक्स्ट फंक्शन परफॉर्म करूंगी, दैट इज डायरेक्टिंग। अब चलो, मैंने सोच लिया कब कहाँ क्या कैसा करना है, काम करने के लिए चीजें भी लेकर आ गई, लोग भी लेकर आ गई। अब काम की शुरुआत करूंगी, लोगों को बताऊंगी कि कौन क्या काम करेगा, कौन क्या प्रोडक्शन करेगा, कौन क्या मशीनरी हैंडल करेगा, लोगों को इंस्ट्रक्शंस दूंगी, गाइड करूंगी, कहीं बैठ के कोई दिक्कत आए तो उनका मदद करूंगी, सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो दैट इज नोन एज डायरेक्टिंग, जहां पे मैं काम करवाना शुरू कर रही हूँ, काम मेरा यहाँ पे शुरू हो चुका है। लास्ट फंक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं, दैट इज कंट्रोलिंग। देखो, कंट्रोलिंग है ना, बहुत सिंपल है। कंट्रोलिंग बस एक ही चीज कहता है और एक ही चीज में मानता है, जो हमने सोचा, जैसा हमने सोचा वैसा काम होना चाहिए। कहीं पे भी हमें लगता है कि चीजें जैसे हमने सोची थी, जैसे हमने प्लान करी थी, वैसे नहीं हो रही है, तो हम पता करते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है। जैसे मैंने कहा कि साल में अगर मेरे को 1,30,000 शर्ट्स बनाना है, तो महीने में मुझे कम से कम 11 से 11,500 शर्ट्स बनाना है। पहले महीने में 8,000 शर्ट्स बने, मतलब कोई तो गड़बड़ है, साल के 1,30,000 नहीं बनेंगे। अगर ऐसा हुआ तो पहले मैं पता करूंगी कि क्यों इतना कम प्रोडक्शन हुआ, क्या दिक्कत हुई, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे ये जो हम डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो इसको हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप एक शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि है POSDC। ठीक है, तो बेटा ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम परफॉर्म करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ये ना आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब तक प्लानिंग नहीं करोगे ना, ऑर्गेनाइजिंग कर नहीं पाओगे। जब तक प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग नहीं करोगे ना, स्टाफिंग करके कोई मतलब नहीं होगा। स्टाफिंग नहीं करोगे तो काम करेगा कौन, इंस्ट्रक्शंस दोगे किसको, तो डायरेक्टिंग नहीं हो पाएगा। तो ये सारे फंक्शंस ना एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं इंटर रिलेटेड फंक्शंस। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इंटर रिलेटेड फंक्शंस। तो ये जो इंटर रिलेटेड फंक्शंस है, जो एक के बाद एक हम परफॉर्म करते हैं, जिसके द्वारा मैनेजमेंट कंपनी के गोल्स पूरे करने की कोशिश करता है, इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग इंटर रिलेटेड फंक्शंस। और ये सब हम क्यों करते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करते क्यों है? एक ही सिंपल कारण है, सो दैट कंपनी जो भी गोल्स या टारगेट सेट करे वो हम पूरे कर पाए। कौन पूरा कर पाए? तो मैनेजमेंट पूरा कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहां पे हम डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म करके कोशिश करते हैं कि हम लोगों से सही तरीके से काम करवा के ले, जिससे कंपनी के गोल्स यहाँ पे पूरे हो सके। ठीक है, आप लोगों से काम तो करवा के ले रहे हो, लेकिन बेटा वो काम जब आप करवा रहे हो ना, तो उसमें दो चीजें और होनी चाहिए। एक तो काम में आपकी एफिशिएंसी होनी चाहिए, दूसरा आपके काम में इफेक्टिवनेस होना चाहिए। अब एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं द कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब होता है टू गेट द वर्क डन, टू गेट द वर्क डन इन मिनिमम possible cost by ensuring maximum utilization of resources। इसको समझाने के लिए ना एक स्टैंडर्ड से एग्जांपल है जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं देती हूँ, क्योंकि इससे ये कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है,
हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि हमारी शर्ट्स बनाने की फैक्ट्री है, हम यहाँ पे कपड़ा लेकर कटिंग वटिंग मारकर उससे यहाँ पे शर्ट्स तैयार करता है। मान के चलिए कि हमारे पास एक 10 मीटर का कपड़ा है, सिंपल से एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान के चलिए कि हमारे पास 10 मीटर का कपड़ा है। ये 10 मीटर का कपड़ा हमने लिया था 100 रुपए का, ठीक है। अब इस कपड़े से मेरे को यहाँ पे शर्ट बनाना था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, शर्ट की जो कटिंग है ना, एकदम सेंटर से ऐसी इसकी जो कटिंग है यहाँ पे शुरू कर दी, ठीक है। तो ऐसे मेरा यहाँ पे एक शर्ट बन गया। तो 10 मीटर के कपड़े में मैंने एक शर्ट बनाया। कितना शर्ट बनाया? एक शर्ट बनाया। अब ये 10 मीटर का कपड़ा 100 रुपए का था, मतलब ये शर्ट बनाने में मैंने 100 रुपए का कपड़ा यहाँ पे इस्तेमाल किया। सही कह रही हूँ? अब वहीं मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये था कि यहाँ पे मैं अगर 10 मीटर का कपड़ा लेती हूँ, सेम टू सेम कपड़ा, हाँ कोई फर्क नहीं है, मैंने 10 मीटर का कपड़ा लिया, इसकी कीमत यहाँ पे 100 रुपए थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको स्मार्टली इस्तेमाल किया। मैंने क्या सोचा कि देखो यहाँ पे ये जो आजू बाजू का ये जो कपड़ा है, ठीक है, बीच में से तो आपने शर्ट की कटिंग मार दी, लेकिन ये जो आजू बाजू का इधर का कपड़ा है ये तो पूरा वेस्टेज हो गया, ये कपड़ा कोई काम का नहीं है, वेस्ट में चला गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा कि आप एक काम करो, जब भी आप शर्ट्स बनाते हो ना, तो इसकी ना एकदम कोने कोने से यहाँ पे कटिंग मारना शुरू करो, ठीक है। तो यहाँ एकदम कोने कोने से आपने कटिंग मारी, फिर दूसरा आपने यहाँ पे शर्ट्स के एकदम कोने कोने से कटिंग मारी, तो उतने ही 10 मीटर के कपड़े में आपने 2 शर्ट्स बनाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक शर्ट की आपकी कीमत कितनी पड़ी? एक शर्ट के पीछे आपने 50 रुपए का खर्चा किया। सही कह रही हूँ? तो बेटा यहाँ पे ना ये जो आप कपड़ा बचाते हो, रिसोर्सेज बचाते हो, कम चीज में ज्यादा बनाने की कोशिश करते हो, इसी को तो कहते हैं द कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बेसिकली क्या कहता है कि कम रिसोर्सेज में अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपका कॉस्ट बचेगा, कॉस्ट बचेगा तो आपका मुनाफा बढ़ेगा, आपका बेनिफिट बढ़ेगा। मैं अगर 100 रुपए के कपड़े में एक शर्ट बनाती हूँ, मान के चलो ये शर्ट मैं 200 रुपए में बेचती हूँ, मेरे हाथ में तो 100 रुपया बचा। और वही अगर 100 रुपए में मैं 2 शर्ट्स बनाती हूँ, 200 रुपए में बेचती हूँ, तो मेरे हाथ में तो 150 रुपया पर शर्ट बच रहा है ना। तो यहाँ पे मेरे हाथ में मुनाफा, प्रॉफिट ज्यादा बच रहा है। जितना आप बिजनेस में खर्चा कम से कम रखोगे ना, उतना ही बिजनेस का मुनाफा ज्यादा से ज्यादा होगा। इसीलिए एफिशिएंसी कहता है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है आप उनका पूरा इस्तेमाल करो। ये कोशिश करो कि उसमें जो वेस्टेज हो रहा है वो कम से कम हो, इससे कंपनी का खर्चा कम होते जाएगा और मुनाफा बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट जो कि है द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिवनेस। अब इफेक्टिवनेस माने तो क्या? चलो मैंने ये तो समझ लिया, मैनेजमेंट कहता है कि आपको जो काम है कम से कम कॉस्ट में, कम से कम रिसोर्सेज में करना है, जिससे कंपनी का मुनाफा बढ़ जाता है। लेकिन इफेक्टिवनेस होना मतलब क्या है? तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टू एंश्योर दैट द वर्क और task is completed within the given time period, ठीक है। तो मैनेजमेंट कहता है जब आप लोगों से काम कराते हो, ठीक है, हम एज अ मैनेजर जब लोगों से काम कराते हैं तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि लोग रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें। कहीं पे भी वेस्टेज हो रहा है तो हम उनको समझाते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, जिससे आपका कॉस्ट बच जाएगा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होगा, कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा। लेकिन जब आप ये काम कर रहे हो, मान के चलो रिसोर्सेज बचाने के चक्कर में काम स्लो कर रहे हो, काम समय से पूरा नहीं हो रहा है, तो ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा ना। एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, मान के चलो आपको दिवाली के लिए शर्ट्स का ऑर्डर आया, ठीक है, आपने शर्ट्स बनाए तो बहुत अच्छे, बनाए तो बहुत कम खर्चे में, लेकिन डिलीवरी लेट दी, दिवाली के बाद आपने डिलीवरी दी, तो क्या मतलब है? क्या आपका बिजनेस चलेगा? कोई नेक्स्ट टाइम आपको ऑर्डर देगा? नहीं देगा। तो इसलिए काम करना जरूरी है, बट वो काम को समय से कंप्लीट करना, जितने समय में वो काम होना चाहिए वो कंप्लीट करना, वो भी उतना ही जरूरी है। तो यहाँ पे काम को समय में पूरा करना ये भी जरूरी है। अब मेरा टारगेट था कि मेरे को 1,30,000 शर्ट्स बनाना है, ठीक है, ये मेरा टारगेट था, लेकिन 1,30,000 शर्ट्स मेरे को 1 साल में बनाना है। अगर वही 1,30,000 शर्ट्स बनाने के लिए मैंने 1.5 साल ले लिया तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब मैं इफेक्टिव नहीं हूँ, आई एम नॉट इफेक्टिव। मैं काम को समय से पूरा नहीं कर रही हूँ, और काम अगर समय से पूरा नहीं होगा तो ऐसा काम करके कोई मतलब नहीं रहेगा।
तो हम ये कहते हैं कि एज अ मैनेजमेंट आप लोगों से काम तो करवा के लेते हो, लेकिन काम करवाते वक्त एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस होना भी बहुत जरूरी है। ये देखना कि वो काम कम से कम खर्चे में आप कराओ और समय से वो काम पूरा होना, ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट है। वैसे तो किताब में बहुत सारे डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट गिवन होते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपके लिए लेकर आए हैं, बाकी अदर डेफिनेशंस भी आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। काफी बार रेयर केसेस में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे पूछा जाता है ये डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया था, तो इसमें आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप इसको मेमोराइज करके जाओ। ठीक है, हम आपके लिए दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लेकर आए हैं, एक जो जेम्स लर्नी ने दिया था और दूसरा एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था। जेम्स के मुताबिक उनका मानना था कि मैनेजमेंट जो है एक ऐसा आर्ट है, आर्ट का मतलब कला, जहां पे आपको पता है कि आपको लोगों से क्या करवाना है, ठीक है, एंड ये देखना कि वो जब ये काम करे सही तरीके से और कम से कम खर्चे में करे। कहने का मतलब ये है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू। मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको लोगों से कब कहाँ क्या काम किससे कराना है। ठीक है, तो इसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, ये काम ये करेगा वो काम ये करेगा, हम पहले से इसको प्री डिसाइड करते हैं। दूसरी चीज, जब काम की शुरुआत होती है, जब लोग काम करना शुरू करते हैं, तो ये देखना कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से और कम से कम कॉस्ट में करे, रिसोर्सेज को बिल्कुल वेस्ट ना करे और काम समय से भी पूरा कंप्लीट हो। ठीक है, ये किसका मानना था, तो वापस बता दूं ये जेम्स लर्नी का मानना था और उन्होंने मैनेजमेंट का इस तरीके से डेफिनेशन दिया था। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर की बात करें तो उनका कहना था मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का मानना था कि देखो जब भी आप बिजनेस करते हो ना, तो बिजनेस पे बहुत सारे रिसोर्सेज होता है। ठीक है, जो लोग काम करते हैं उनको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, पैसा जो खर्च होता है उसको हम फाइनेंशियल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है ना बहुत सारे रिसोर्सेज होता है, मशीन होती है, रॉ मटेरियल होता है, लोग होता है, पैसा होता है, सब कुछ होता है। ये सभी का इस्तेमाल इस तरीके से करना कि कंपनी जो भी गोल सेट करे, जो भी टारगेट सेट करे, उसको हम सही तरीके से सही समय पे पूरा कर पाए। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का मानना था कि मैनेजमेंट में हम सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये इंटर रिलेटेड फंक्शंस को हम परफॉर्म करते हैं और ये फंक्शंस को परफॉर्म करके हम ये कोशिश करते हैं कि कंपनी जो भी गोल सेट करे, टारगेट सेट करे, उसको हम अचीव कर पाए। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ऑब्जेक्टिव सेट करना, फिर सारे फंक्शंस परफॉर्म करना जिसके द्वारा ऑब्जेक्टिव्स अटेंड हो पाए। ठीक है, मतलब कंप्लीट हो पाए। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो साथों साथ उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इसका भी एक अंदाजा ले लेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन दैट आर सक्सेसफुल डू नॉट अचीव देयर गोल्स एंड टारगेट बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस नोन एज डैश। तो बेटा क्वेश्चन ये पूछता है कि जब हम गोल सेट करते हैं, जब हम टारगेट सेट करते हैं, जब हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, तो वो अपने आप पूरा नहीं हो जाता है। मतलब जैसे हम भी जिंदगी में लक्ष्य सेट करते हैं, हम कहते हैं कि सीयूईटी में हमें इतने मार्क्स लाने हैं, ठीक है, सीयूईटी में हमें 780 एंड अबव लाने हैं, तो ये अपने आप हो जाता है क्या, खुद से हो जाता है क्या? नहीं, तो हमें उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है, एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। वो प्रोसेस को क्या कहता है? तो भाई कंपनी जो प्रोसेस फॉलो करके अपने गोल्स को अचीव करते हैं उसको हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जिससे कंपनी के गोल्स अचीव होते हैं। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैंने कहा इसको फीचर्स के अलावा आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हो, दोनों वन एंड द सेम है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा तो भी वही आंसर होगा, फीचर्स पूछा तो भी वही आंसर होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला फीचर यहाँ पे क्या कहता है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? बहुत ही सिंपल इसका मतलब है, द मेन focus or aim of management is to achieve the goals or objectives of business by performing the
इंटररिलेटेड फंक्शंस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब हम कहते हैं मैनेजमेंट में हम लोगों से काम करवा के लेते हैं, मैनेजमेंट में हम प्रोसेस ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। लोग जब काम करते हैं तो ये देखते हैं कि वो कम से कम रिसोर्सेज में काम करे। बट क्यों? ये सब हम इसीलिए करते हैं कि कंपनी जो है अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। तो मैनेजमेंट हर वो चीज करता है, मैनेजमेंट कोशिश करता है काम कम से कम कॉस्ट में हो, मैनेजमेंट कोशिश करता है काम समय से पूरा हो, मैनेजमेंट यहाँ पे इंटर रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करता है। हर ये चीज करता है सिर्फ इसके लिए कि कंपनी के जो गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो यहाँ पे अचीव हो पाए। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है मैनेजमेंट इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। पहली चीज तो बेटा जब हम ऑल परवेसिव कहते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? ऑल परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, या तो आप इसको कह सकते हो प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, आप या तो इसको यूनिवर्सल कह सकते हो या तो आप इसको कह सकते हो प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, तो हम कहते हैं मैनेजमेंट यूनिवर्सल है या मैनेजमेंट प्रेजेंट एवरीवेयर है, हर जगह मौजूद है। ऐसा क्यों? जनरली हमें लगता है कि मैनेजमेंट एकदम ऐसे बड़े बड़े टर्म्स है, जो हाई फंडू बड़ी बड़ी कंपनीज है उसी में मैनेजमेंट की जरूरत होती है, बट ऐसा नहीं है। छोटे से छोटा बिजनेस, आपके घर के आजू बाजू ऐसे किराने की दुकान है, दूध की डेयरी है, छोटे से छोटा बिजनेस, बड़े से बड़ा बिजनेस जैसे रिलायंस, अडानी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज है, चाहे गवर्नमेंट कंपनीज हो जैसे BHEL है, सेल है, गेल है, या फिर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हो, या फिर कोई NGO हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा हर जगह ना मैनेजमेंट की जरूरत होती है। देखो मैनेजमेंट में आप गोल्स को अचीव कर रहे हो, गोल्स एंड टारगेट्स तो सबके होते हैं ना। छोटे दुकान है तो भी उनके कुछ गोल्स होंगे, कुछ टारगेट्स होंगे, इस साल हम ये करना चाहते हैं, इस साल हम ये पाना चाहते हैं, इस साल इतना मुनाफा कमाना चाहते हैं, कुछ तो गोल्स होंगे ना। तो उसके लिए उनको यहाँ पे मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट हर टाइप ऑफ बिजनेस में लगता है, छोटे से छोटा बिजनेस, बड़े से बड़ा बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है। और इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट जो है ऑल परवेसिव फंक्शन है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट फीचर, जो कि है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। जब हम कहते हैं ना मैनेजमेंट, तो चाहे आप काम को मैनेज कर रहे हो, चाहे आप लोगों को मैनेज कर रहे हो, चाहे आप प्रोडक्शन प्रोसेस को मैनेज कर रहे हो, सब कुछ इसी में आ जाता है। मैनेजमेंट के 3 रूप या 3 डायमेंशंस होते हैं। कौन से? तो एक जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। दूसरा जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल, एंड तीसरा जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस। इनका मतलब क्या है या एग्जैक्टली यहाँ पे क्या किया जाता है, एक एक करके समझते हैं जिससे आपको यहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो बेटा मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? देखो हर एक बिजनेस का ना अपना कुछ एक ऑब्जेक्टिव या अपना कुछ एक काम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल यहाँ पे मैं देती हूँ, मान के चलो कोई स्कूल है या फिर कोई कॉलेज है या तो फिर कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम क्या होता है? टू एंश्योर दैट द स्टूडेंट्स गेट बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। कोई भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी है तो उनका लक्ष्य या उनका काम क्या होता है कि उनके यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, जो भी बच्चे उनके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनको अच्छे से अच्छी शिक्षा, एजुकेशन एंड नॉलेज यहाँ पे प्राप्त हो या मिले, ठीक है। सिमिलरली मान के चलो अगर कोई एक हॉस्पिटल है, अगर कोई एक हॉस्पिटल है या तो एक डॉक्टर का क्लिनिक है, तो इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है टू एंश्योर दैट all the patients receive best and
प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, अब देखो स्कूल का काम होता है कि उनके यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले। हॉस्पिटल का यहाँ पे मेन एम होता है या काम होता है कि उनके यहाँ पे जो भी बीमार पेशेंट्स आ रहे हैं उनको अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट मिले, उनका अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए। तो हर एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस है, उनका अपना अलग अलग काम है, बराबर। कोई अगर कपड़ों की दुकान है तो उनका काम है कि भाई उनके यहाँ पे जो भी कस्टमर आ रहा है उनको अपनी पसंद के हिसाब से अच्छे क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स एट रीजनेबल प्राइसेस यहाँ पे मिले। तो ये देखना कि ये जो काम है आपका सही तरीके से पूरा हो रहा है, आप ये काम को प्रॉपर्ली यहाँ पे पूरा कर रहे हो, इसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब देखिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि क्लोथिंग स्टोर है, कपड़ों की दुकान है, तो यहाँ पे वो ये देखता है कि जो भी कस्टमर्स उनके पास आते हैं उनको उनकी जरूरत के मुताबिक कपड़े यहाँ पे मिले। अगर हॉस्पिटल है तो ये देखा जाता है कि उनके पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। तो भाई आपका जो काम है वो सही तरीके से हो। हॉस्पिटल है तो पेशेंट्स को सही ट्रीटमेंट मिले, कपड़ों की दुकान है तो लोगों को अच्छे कपड़े रीजनेबल प्राइसेस मिले, स्कूल है तो बच्चों को अच्छा एजुकेशन एंड नॉलेज मिले। ये काम को देखना, ये काम सही से हो रहा है, सबको ये काम यहाँ पे सही से हो रहा है, लोग सेटिस्फाइड हो रहे हैं, ये देखना, दिस इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, दूसरा डायमेंशन है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, पीपल का मतलब यहाँ पे हम जनरली एम्प्लॉयज को लेते हैं, जो लोग कंपनी में काम करते हैं, जो उनका स्टाफ एम्प्लॉयज होते हैं, जनरली हम उनकी बात यहाँ पे करते हैं। देखो बेटा, कोई भी बिजनेस में ना उनके एम्प्लॉयज और उनका स्टाफ जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपनी का काम करना, गोल्स अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना, ये सब काम करता कौन है? तो कंपनी के एम्प्लॉयज करते हैं। मेरे एम्प्लॉयज काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तब तो कंपनी के गोल्स अचीव होंगे ना। तो भाई एम्प्लॉयज को भी सही से मैनेज करना, ये देखना कि सबको मैं प्रॉपर्ली काम दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी एक को बहुत ज्यादा काम दे रही हूँ, किसी को बिल्कुल काम नहीं दे रही हूँ, नहीं, प्रॉपर्ली काम को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, सबको उनका काम बता रही हूँ, सबसे काम करवा के ले रही हूँ, ये देखना। साथ ही साथ मेरे जो एम्प्लॉयज हैं उनको सेटिस्फाइड, खुश रखना। देखो बेटा, अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आपकी कंपनी में खुश नहीं है, आज नहीं तो कल वो कंपनी छोड़ के जाने वाला है। तो एम्प्लॉयज को सेटिस्फाइड रखना, समय से समय उनको उनकी सैलरीज देना, उनको एडिशनल चीजें सिखाना, उनका ट्रेनिंग करना, ये सारी चीजें मैनेज करना, इसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। देखो बेटा, लोगों को सही से मैनेज करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग है तो उनसे काम करवा के लेना जरूरी है, काम बांटना जरूरी है, ये सब कुछ देखना ना, इसी को हम मैनेजमेंट ऑफ पीपल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। बेटा यहाँ पे जब हम ऑपरेशंस की बात करते हैं ना, तो ऑपरेशंस में हम बेसिकली प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब आप बोलोगे मैम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन माने तो क्या? बहुत सिंपल है। अगर आप कोई भी प्रोडक्शन करते हो, लेट अस से कि आप वुडन फर्नीचर बनाते हो, ठीक है, आपका काम है लकड़े का फर्नीचर बनाना, वुडन फर्नीचर यहाँ पे बनाना, सही कह रही हूँ। तो सबसे पहले बेटा आप यहाँ पे मान के चलो लकड़े की एक यहाँ पे टुकड़ा लेकर आए, ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे लकड़े का एक टुकड़ा लेकर आए। तो ये वुडन ब्लॉक जो है, जो लकड़े का ऐसा टुकड़ा आप लेकर आए हो, ये आपके बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल है, बराबर। अब आपका बिजनेस लकड़े का टुकड़ा बेचने का नहीं है, आपका बिजनेस फर्नीचर बनाने का है। तो मैं ये लकड़े का टुकड़ा लूंगी, फिर ये लकड़े के टुकड़े को मैं प्रोसेस करूंगी, उसको छीलूंगी, काटूंगी, पॉलिशिंग करूंगी, फिनिशिंग करूंगी, ठोकूंगी, सब करूंगी, और मैं एक फाइनल प्रोडक्ट इसी से तैयार करूंगी। मैं यहाँ पे मान के चलो लकड़े की एक चेयर बना रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसे लकड़े का टुकड़ा ऐसे पूरा काटा, तोड़ा, सब कुछ मैंने किया, और फाइनली मैंने क्या किया, तो मैंने उससे जो है एक चेयर तैयार की। क्या तैयार की मेरे दोस्त? तो मैंने जो है उससे यहाँ पे एक चेयर तैयार की। तो ये जो मेरी वुडन चेयर है, मैंने जो लकड़े की कुर्सी बनाई, ये वुडन चेयर जो है ये क्या है? तो बेटा ये मेरे लिए मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, जिसको मैं मार्केट में जाके बेचूंगी, तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। पहले लकड़ा आएगा, फिर मैं छीलूंगी, फिर काटूंगी, फिर उसको ठोक के लकड़े का चेयर बनाऊंगी, फिर उसको वापस छीलूंगी, फिर उसको पॉलिशिंग करूंगी, फिनिशिंग करूंगी, पेंट करूंगी, तब जाकर मेरी चेयर तैयार होगी ना।
तो ये पूरा प्रोसेस सही से हो रहा है, बीच में कोई दिक्कत रुकावट नहीं आ रही है, प्रोडक्शन कंटिन्यूस यहाँ पे सही से चल रहा है, ये सारी चीजों को देखना, इसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में हम बेसिकली कंपनी की जो भी प्रोडक्शन साइकिल होती है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस वो फॉलो करते हैं, वो प्रोसेस कंटिन्यूसली सही तरीके से बिना दिक्कत बिना रुकावट चलता रहे चलता रहे चलता रहे, ये ध्यान में देना, इसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोई भी चीज जब कंटिन्यूसली चलती रहती है ना, कभी खत्म नहीं होती, कभी रुकती नहीं है ना, तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब मैनेजमेंट को कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों कहा जाता है? एक सिंपल कारण है। मान के चलिए मैंने कंपनी में यहाँ पे गोल सेट किया, ठीक है, मैंने कंपनी में कोई भी गोल सेट किया, कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेट किया। अब ये गोल को अचीव करने के लिए मैं डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे परफॉर्म करूंगी, मैं प्लानिंग करूंगी, मैं ऑर्गेनाइजिंग करूंगी, मैं स्टाफिंग करूंगी, ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्टिंग करूंगी एंड मैं कंट्रोलिंग करूंगी। ठीक है, मैंने सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म किए, लोगों से काम करवा के लिया एफिशिएंटली इफेक्टिवली, सब कुछ एकदम सही से चला। ठीक है, फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि मैंने अपने गोल्स को अचीव कर लिया, अचीवमेंट ऑफ गोल्स हो गया, मैंने अपने गोल को अचीव कर लिया, तो बस काम खत्म, बिजनेस खत्म? नहीं ना बेटा, जैसे आप एक गोल को पूरा करते हो वैसे ही आपका जो है बेटा, देखो बहुत सिंपल चीज है, एक गोल आपका यहाँ पे पूरा हुआ ना, तो जैसे एक गोल आपका यहाँ पे पूरा होगा ना, वैसे ही आप न्यू गोल सेट करोगे। ठीक है, न्यू गोल सेट करोगे, वापस आप यहाँ पे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग करोगे, वापस अचीव हुआ, वापस न्यू गोल सेट करोगे, तो ये साइकिल चलते रहेगी ना। अब जैसे क्लास 12 में आपने गोल सेट किया, टारगेट सेट किया कि मेरे को 90% एंड अबव लाना है, ठीक है, क्लास 10 खत्म हो गया, 92% आया, ठीक है, फिर क्लास 12 में गोल सेट किया, मेरे को 95% लाना है, बहुत मेहनत की, पढ़ाई की, चलो 95% आ गए, फिर नया गोल सेट करोगे कि मेरे को सीयूईटी में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, चलो सीयूईटी का रिजल्ट आ गया, एडमिशन आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी में होगा, सभी का होगा मेरे दोस्त, चलो एडमिशन हो गया, ड्रीम कॉलेज में एडमिशन हो गया, चलो ठीक है, फिर आपका गोल होगा कि मुझे यहाँ पे ना प्लेसमेंट में अच्छे से अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक गोल पाते ही नया गोल सेट करोगे ना, वहां पे काम तो खत्म नहीं हो जाएगा, काम तो रुक नहीं जाएगा, नहीं ना। तो इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर बार जब आपका यहाँ पे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग खत्म होता है, गोल अचीव होता है, तो हम तुरंत यहाँ पे नया गोल सेट करके वापस सेम प्रोसेस फॉलो करते जाते हैं, और ये चीज कंटिन्यूसली चलते ही रहती है, इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखो बेटा, एक चीज को यहाँ पे समझो, कंपनी का जो गोल या एम है ना, वो एक व्यक्ति या एक डिपार्टमेंट से पूरा नहीं हो सकता है। अगर आपकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत मेहनत कर रही है, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कुछ काम नहीं कर रही है, अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो कंपनी सक्सेसफुल बन सकती है क्या? नहीं। कोई भी कंपनी अगर सक्सेसफुल बनना चाहती है, अपने गोल्स अचीव करना चाहती है, तो वो एक व्यक्ति एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है। जब कंपनी में काम करने वाले सभी लोग, सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर कंपनी के गोल्स की तरफ काम करेंगे, तब जाकर कंपनी के गोल्स पूरे होंगे। तो बहुत ही जरूरी चीज है, बहुत ही समझने वाली चीज है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सारे मेंबर्स है, जो सारे डिपार्टमेंट्स है, उनको एक साथ मिलकर कंपनी के गोल्स की तरफ काम करना होगा, तब जाकर कंपनी के जो गोल्स है वो पूरे होंगे, अचीव होंगे। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट, जो कि कहता है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। सबसे पहले बेटा, डायनामिक का मतलब क्या होता है, आप इसको समझ लो। डायनामिक का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। डायनामिक का मतलब क्या होता है बेटा? तो डायनामिक का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, जो रेगुलरली बार बार लगातार बदलते रहता है, बदलते रहता है, बदलते रहता है। तो क्यों हम कहते हैं मैनेजमेंट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है? मतलब मैनेजर्स बार बार बदलते हैं, एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, तीसरा जाता है, चौथा आता है। नहीं, मैनेजर्स नहीं बदलता है। मैनेजमेंट को डायनामिक कहते हैं। काहे को डायनामिक कहते हैं? बहुत सिंपल तरीका है इसको समझने का। बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है, मतलब बिजनेस के आजू बाजू जो चीजें होती है वो बदलते रहती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो टेक्नोलॉजी, आज से 10-12 साल पहले की अगर आप बात करो तो जो भी चीजें हम खरीदते थे सब कुछ कैश ट्रांजैक्शन करते थे। डीमोनेटाइजेशन के पहले इंडिया में 98 to 99% सब कुछ कैश ट्रांजैक्शन होता था। सब्जी लोगे तो कैश दोगे, जूते लोगे तो कैश दोगे, टीवी लोगे तो कैश दोगे, सोना लोगे तो भी कैश दोगे, छोटी से बड़ी चीज कैश देकर खरीदी जाती थी।
अब आज के तारीख में यही चीज बदल गई है। आज हम ठेले पे जाके अगर पानी पूरी, जिसको गुपचुप या तो अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, कहीं पुचका कहते हैं, कहीं पानी के बताशे कहते हैं, कहीं गुपचुप कहता है, अलग अलग नाम है, खाने की बात नहीं करते देखो माइंड डाइवर्ट हो गया। चलो एनी विच वेज, तो ये जो चीज है, हम कोई भी अगर छोटी से छोटी चीज भी खरीदते ना, 10-20 रुपए की चीज भी खरीदते हैं, तो हम सीधा आजकल स्कैनर इस्तेमाल करते हैं, मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं कि नहीं। तो मैं अगर एक बिजनेस हूँ, मैं कहती हूँ भैया ऑनलाइन हमको नहीं समझता, हम तो कोई गूगल पे या फोन पे नहीं लेते, हम तो बस कैश लेते हैं। तो भाई दिक्कत कस्टमर को नहीं होगी, दिक्कत मेरे को होगी, क्योंकि कस्टमर मेरे पास आना बंद कर देगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बिजनेस को जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, कभी कभी इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंजेस आता है, कभी पॉलिटिकल चेंजेस आता है, कभी कायदे कानून बदल जाता है, ये बदलाव के मुताबिक बिजनेस को अपने आप को बदलकर एडजस्ट कर कर चलना ही पड़ता है। अगर आप बोलोगे कि नहीं हम नहीं बदलेंगे, हम तो जैसे थे ठीक है वैसे ही रहेंगे, नहीं चलेगा। ठीक है, वो एक गाना था ना, हम तो ऐसे हैं भैया, ठीक है, तो बेटा तुम्हारा दिमाग नहीं, सबका दिमाग खराब होना है, राइट। ऐसी कंपनीज मार्केट में नहीं टिक पाती। लेकिन बदलाव लाना ना, ये आसान काम नहीं है। तो ये बदलाव लाना, ये बदलाव को अपनाना, ये देखना कि अपने बिजनेस में ये बदलाव आसानी से अपनाया जाए। टेक्नोलॉजी बदली तो हम भी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, लोगों की पसंद बदली तो हम उनकी पसंद के मुताबिक अपने प्रोडक्ट में बदलाव लाए। ये सारी चीज़ें बेटा मैनेजमेंट करती है। और मैनेजमेंट इसीलिए डायनामिक है, जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता है वो अपने आप में अपने बिजनेस में ये बदलाव लाते जाती है, तब जाकर बिजनेस टिकता है, वरना उड़ जाता है मार्केट से। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि कहता है मैनेजमेंट इज इंटैंजिबल। बाबू इंटैंजिबल का मतलब क्या होता है? इंटैंजिबल का मतलब होता है एनीथिंग दैट यू कैन नॉट सी और टच। ठीक है, देखो बेटा जब मैं कहती हूँ इंटैंजिबल, इंटैंजिबल मतलब कोई भी ऐसी चीज जो दिखती नहीं है या जिसको आप टच नहीं कर सकते। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो ये एक पेन है, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो, आप इसको टच कर सकते हो, तो ये एक टैंजिबल आइटम है, ये आपको दिखता है, ये आप टच कर सकते हो, आप इसको फील कर सकते हो, ये एक टैंजिबल आइटम है, राइट। लेकिन अगर मैं कहती हूँ इनटैंजिबल, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको टच या फील या देखा नहीं जा सकता है, आप कहोगे मैम ऐसा थोड़ी है, मैनेजर्स तो दिखते हैं ना, मतलब मेरे पापा की कंपनी में मैनेजर है, मैं तो उनको जानता हूँ, वो तो दिखता है, वो तो अंतरिक्ष नहीं है, वो कोई मिस्टर इंडिया नहीं है। एक सेकेंड, मैनेजर्स दिखते हैं, क्या उनका मैनेजमेंट है, उनका जो नॉलेज है, उनके दिमाग में जो स्किल्स है, क्या वो दिखती है? मैं किसी व्यक्ति को ऐसे देखकर कह सकती हूँ अच्छा मैनेजर है, अरे कैसे कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। मैनेजमेंट कभी दिखता नहीं है, मैनेजमेंट इनटैंजिबल है। लेकिन इस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है कि बुरा, वो उस कंपनी के परफॉर्मेंस से पता चल सकता है। अगर मान के चलो कि कोई कंपनी सक्सेसफुल बन रही है, आगे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, ब्रांचेस खोल रही है, मतलब वो कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, क्योंकि ये सब चीजें मैनेजमेंट होने से ही होती है। बट अगर कंपनी का मैनेजमेंट बुरा है तो भाई कंपनी भी डूबेगी। तब कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ना, वो कितने अच्छे से आगे बढ़ रही है, अपने टारगेट्स पूरे कर रही है, कितने अच्छे से काम को पूरा कर रही है, उसके एम्प्लॉयज कितने खुश है, इससे आप कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा बुरा क्या है या पता लगा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। एक गए वो जमाने जहाँ पे बिजनेस आप सिर्फ प्रॉफिट 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 मुनाफा 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 के लिए करते थे। आज के तारीख में सोचोगे कि मेरे को बिजनेस करना है, बिजनेस में सिर्फ मुनाफा प्रॉफिट पैसा कमाना है, बिजनेस मार्केट में टिकेगा नहीं। आज के तारीख में ना बिजनेस से कई उम्मीदें होती है, एम्प्लॉयज भी उम्मीदें रखता है कि भाई बिजनेस हमारा भी सोचे, हमारा भी वेलफेयर, हमारा भी बेनिफिट देखे, समाज भी उम्मीद रखता है कि बिजनेस हमसे इतना कमाता है, अरबों रुपए कमाता है, तो भाई समाज के लिए भी कुछ करे, रखता है कि नहीं रखता है। तो इसीलिए जब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं मेरे दोस्त, तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, इन ऑब्जेक्टिव्स को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन सी 3 कैटेगरीज? तो बेटा सबसे पहली कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ए बाबू, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को ही इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। क्या कहते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तीसरी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स।
इसी का दूसरा नाम है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन इसके सिर्फ 2 नहीं बाबू, 3 नाम है। इसी को पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है। ठीक है, पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है आप इसको समझो। जब भी मैं ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करती हूँ ना, तो यहाँ पे कंपनी अपना फायदा, पर्सनल फायदा, सेल्फिशनेस दिखाती है। ठीक है, कंपनी कहती है कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस में इतना रिस्क लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ, नुकसान भी होगा तो मेरे को भुगतना पड़ता है, तो भाई अपना भी तो फायदा देखूंगा ना। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स में कंपनी खुद का बेनिफिट, खुद का वेलफेयर, खुद का फायदा देखती है। और जनरली इसको 3 फर्दर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ। ठीक है, सर्वाइवल, प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ। अब क्या है सर्वाइवल, क्या है प्रॉफिट्स, क्या है ग्रोथ, पहले तो आप इसको समझो। मैं बिजनेस शुरू करती हूँ, ठीक है, तो बिजनेस शुरू करने पे मेरा सबसे पहला नियम होता है कि भाई साहब देखो नया नया बिजनेस है, शुरुआत में एकदम ऐसा दिवाली मन गई, एकदम ऐसा खूब पैसा आ गया, ये बस सपनों में होता है। जब आप बिजनेस शुरू करते हो ना, तो मार्केट में एकदम कट्टर टफ कंपटीशन है। आज आप कोई भी सेक्टर, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस लेकर आ जाओ, अनलेस एंड अनटिल एकदम हटके इनोवेटिव इन्वेंशन वाला प्रोडक्ट निकाला नहीं है ना, मार्केट में हर जगह कंपटीशन है। तो शुरुआत में नहीं, कंपटीशन टिकना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप कंपटीशन टिकना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपका मेन एम होना चाहिए कि भाई इतना पैसा आ जाए कि मेरा खर्चा निकल जाए। तो बेटा सर्वाइवल की अगर मैं बात करूं तो सर्वाइवल का मेन एम क्या होता है? अगर मैं सर्वाइवल कहती हूँ तो सर्वाइवल का मेन एम क्या होता है, या सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? तो बेटा सर्वाइवल का मतलब होता है टू अर्न इनफ रेवेन्यू टू at least cover the cost or expenses। कि खर्चा निकल जाए ना, उतना पैसा आ जाए, हो सकता है मुनाफा ना हो, प्रॉफिट्स ना हो, फिक्स कॉस्ट रिकवर ना हो, चलेगा, खर्चा निकलना चाहिए, क्योंकि नुकसान में जाओगे तो कब तक बिजनेस चलाओगे। ठीक है, उसके बाद बेटा जब आप सेकंड ऑब्जेक्टिव पे आते हो ना, तो वो हो जाता है आपका यहाँ पे प्रॉफिट। देखो बाबू, बिजनेस करते हो तो बिजनेस का मेन एम, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव हमेशा प्रॉफिट होता है। कोई भी व्यक्ति को पूछोगे बिजनेस काहे को करते हो, प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। तो बेटा बिजनेस का अल्टीमेट एम तो प्रॉफिट होता है। एक बार मार्केट में आप टिक गए, कंपटीशन सर्वाइव कर गए, लोग अभी आपको जानते हैं, आपके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, पहचानते हैं, फिर आप सोचोगे कि अब मैं इसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करूं। अभी तक तो जितना खर्चा निकल रहा है उतना मैं कमा रहा हूं, लेकिन ऐसे तो बिजनेस चलेगा नहीं, तो मेरे को प्रॉफिट कमाना भी जरूरी है। तो भाई अब क्या करूं कि मेरे सेल्स बढ़े, रेवेन्यू बढ़े, प्रॉफिट्स को बढ़े। तो सेकेंड एम या सेकेंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या होता है? प्रॉफिट, टू अर्न more revenue and increase the profitability of business। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर जाते हैं बेटा, जो कि है ग्रोथ। हर व्यक्ति चाहता है कि बिजनेस खोलने के बाद, जैसे मैंने बिजनेस खोल लिया, चलो बिजनेस में कमाना शुरू कर दिया, अब मैं अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे कैसे लेकर जाऊं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं भाई अपन इतने में ही संतुष्ट है, हमें ज्यादा पैसा, ज्यादा ग्रोथ, बड़ा बिजनेस नहीं चाहिए। बट ज्यादातर लोग एक बड़ा एम लेकर आता है। वो सोचते हैं कि ठीक है आज मेरा एक कंपनी है, एक ब्रांच, एक छोटी सी दुकान है। अब अमेजोन की बात करो बाबू, अमेजोन जो है, घर में जेफ बेजोस ने एक कंप्यूटर से एक कंपनी को शुरू किया था। शुरुआत में कई सालों तक लॉस में गई, लोगों ने बोला है पागल हो गया है। हाँ, आज वो अमेजोन को एक घर के एक कमरे से लेकर पूरी दुनिया में उसने एक्सपांड कर दिया है। किया कि नहीं किया? सेम स्टोरी रिलायंस का है, किया कि नहीं किया? हाँ, तो सभी लोग चाहते हैं मेरा बिजनेस ग्रो करे, हम और प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, और ब्रांचेस खोले, और फैक्ट्रीज खोले, देश भर में अपने बिजनेस को फैलाए, विदेशों में अपने बिजनेस को लेकर जाए, हर व्यक्ति चाहता है। तो जब आप पैसा कमाना शुरू करते हो ना, तो आप ये सोचते हो कि अपने पैसे को अपने बिजनेस पे लगाकर अपने बिजनेस को और ग्रो कैसे करूं, और एक्सपैंड कैसे करूं। ठीक है, तो जब ग्रोथ की बात करें, टू इंश्योर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन of
बिजनेस। तो जब हम एक्सपांशन कहते हैं और एरियाज में बिजनेस करें और फैक्ट्रीज खोले, डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं तो नए नए प्रोडक्ट्स और एडिशनल सर्विसेज में अपने बिजनेस को ओपन करते जाना। ठीक है, चलिए, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो सेल्फिश वाले ऑब्जेक्टिव्स है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे मैं अपना फायदा, अपना मॉनेटरी बेनिफिट, अपना मॉनेटरी फायदा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो उसमें चलो सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ है, लेकिन बस इतना ही, सिर्फ अपना सोचोगे, सिर्फ अपना फायदा, अपना मुनाफा, अपना पैसा सोचोगे, नहीं चलने वाला है बिजनेस। तो इसीलिए हम सेकेंड ऑब्जेक्टिव पे आते हैं जो कि है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? दीज ऑब्जेक्टिव्स of management focuses on welfare and benefit of the society. सोसाइटी माने तो समाज, तो भाई समाज में और समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनका फायदा, उनका वेलफेयर, उनका बेनिफिट सोचना, कोई ऐसा काम करना जिससे उनको फायदा मिले, कोई ऐसा काम करना जो उनके लिए अच्छा हो, इसको हम कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एग्जांपल्स लेकर आई हूँ जिससे आप सोशल ऑब्जेक्टिव्स आसानी से समझ पाओगे। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल है टू एंश्योर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, कि भाई सबसे पहले ना बिजनेस का काम होता है कि आप जो भी चीजें बना रहे हो, जो भी सर्विसेज बना रहे हो, वो अच्छे क्वालिटी की हो और कम से कम दाम पे आप लोगों को प्रोवाइड करो कि इससे हर व्यक्ति इसको आसानी से अफोर्ड कर पाए, खरीद पाए और उनका इसमें फायदा हो। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज। अब देखो बिजनेस है, बिजनेस के पास खूब पैसा है, अरबों रुपया सालों का कमाता है, तो भाई इस पे से थोड़ा पैसा समाज सेवा के लिए खर्च करो। जैसे गांव है तो उसमें स्कूल खोलो, कहीं पे अस्पताल खोलो, कहीं पे रोड बना दो, कहीं पे शौचालय बनाने में मदद करो, लोगों का जो सामाजिक सेवा है वो भी तो करो। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। देखो बेटा, बिजनेस जो है ना वो देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट का इंजन माना जाता है। बिजनेस जितना फास्ट चलेगा ना उतना ही देश फास्ट ग्रो होगा। तो हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा चीजें बनाएंगे तो ज्यादा यहाँ पे देश ग्रो होगा, तो इससे इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट होगा। तो बिजनेस कमाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स देगा। ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा तो उससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो सारी चीजें बनाएंगे, इससे देश का भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो आज है ना लोगों की जगह मशीन लेते जा रहा है, आप चाहो तो आपकी फैक्ट्री में लोगों को ना रख के मशीन से प्रोडक्शन आसानी से कर सकते हो। बहुत सारे ऑटोमेटिक मशीन आ गए हैं, सब कुछ मशीन करेगी। बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, पूरी मशीन पे चलती है, आटा भी मशीन गूंथती है, बिस्किट के कूले भी मशीन बनाती है, उसको बटर भी मशीन लगाती है, बेक भी मशीन करती है, पैकेजिंग भी। अरे लेकिन मशीन का थोड़ी घर परिवार पेट होता है जिसको पालना है, लोगों का होता है ना। इंडिया जैसा कंट्री है जिसमें इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन है हम लोग। ठीक है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें आप बोलोगे कि भाई साहब नहीं सब कुछ मशीन करेगी, तो लोग क्या करेंगे? बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। तो एज ए बिजनेस आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति कि जब भी आप बिजनेस करो आप कोशिश करो कि आप लोगों को रोजगार दो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करो। रूरल एरियाज है, विलेजेस है, वहां पे बहुत कम नौकरियां है, बहुत कम रोजगार है, वहां पे जाकर बिजनेस करो। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी। अब देखो बहुत बार ऐसे होता है जब कम्युनिटी को नुकसान होता है। ठीक है, अब जैसे केरला है, केरला के वायानाड में लैंडस्लाइड हो गई, कहीं पे फ्लड्स आ गए, जैसे चेन्नई है, चेन्नई में फ्लड्स आ गए, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, तो वहां पे जान मान की तो हानि होती है, साथ ही साथ फाइनेंशियल लॉस भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपके पास पैसा है, आप कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल लॉस में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब कोविड के टाइम में कितने बड़े बड़े बिजनेसेस है कि नहीं? श्री रतन टाटा जी जो है उन्होंने कोविड के टाइम कितनी मदद की थी, फाइनेंशियली की थी कि नहीं की थी? तो ये चीजें करना, लोगों के लिए यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना, ये जरूरी है। नेक्स्ट दैट इज ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। बेसिकली कहीं पे भी आप अगर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, कहीं पे भी आप स्कूल कॉलेजेस खोल सकते हो, कहीं पे भी आप लोगों में एजुकेशन ला सकते हो, तो ये आपको करना चाहिए। जनरली ये रूरल एरियाज में ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि वहाँ पे चीज़ें नहीं उपलब्ध है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट एनजीओज कोई भी सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स कर रहा है, देखो गवर्नमेंट एनजीओज है ना बहुत जगहों पे अपने सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स करता है, कहीं पे फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप चेकअप्स लगाता है, कहीं पे फ्री एजुकेशन सर्विस देता है, कहीं पे फ्री जांचें कराता है, तो ये चीज़ों में ना उनकी सहायता करना, उनका सपोर्ट करना, उनको हेल्प करना। नेक्स्ट दैट इज यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन।
आज के तारीख में पोल्यूशन ने क्या कर दिया है ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठंडी के मौसम में बारिश होती है, ठंडी नहीं होती है, हैं? गर्मी तो ऐसे हो गई ना, मतलब पहले ना हम स्कूल में थे तो अपन सब स्कूल में पढ़ते थे, इंडिया में इतने सारे ऋतु होते हैं, सीजन होता है, विंटर सीजन, ऑटम सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन। अब तो सब कुछ समर 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 यही हो चुका है भाई, है? क्यों हुआ? पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग। अब ये पोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग पे तो भाई लेक्चर नहीं है मेरा, तो उसके ऊपर मैं ध्यान नहीं दूंगी, लेकिन ये पोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग में एक बहुत बड़ा हाथ ये इंडस्ट्रीज, ये बिजनेसेस, ये फैक्ट्रीज का भी है। तो आज इन्वेंशंस के कारण, साइंटिफिक इन्वेंशंस के कारण बहुत सारी ऐसी तकनीकें बन गई हैं जिससे कम से कम पोल्यूशन हो सकता है। पैकेजिंग मटेरियल बन चुका है जहाँ पे प्लास्टिक ना इस्तेमाल करके इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल यूज कर सकते हो, करो ना उनका इस्तेमाल। अब ऑनलाइन चीजें आने की, सब कुछ प्लास्टिक में आती थी, आज ब्राउन पेपर में आती है, किया ना वो लोग ने, कहीं पे भी ऐसा कर सकते हो तो बेटा करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। देखो बेटा, कुछ लोग हैं जिनको बहुत ही सख्त सहायता की जरूरत होती है, डिफरेंटली एबल लोग हैं, रूरल एरियाज में लोग हैं, ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटीज है जिनको नौकरी नहीं मिलती, वो अपॉर्चुनिटी, मौका नहीं मिलता अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का, तो उनको पहले कंसिडर करके उनको नौकरी देने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट जो कि है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स को आप पर्सनल या तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हो, दोनों वन एंड द सेम है। सबसे पहले ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स का मतलब समझ लीजिए। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है इट फोकसेस ऑन बेनिफिट और वेलफेयर ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। तो बेटा देखो, कंपनी चलती है, सक्सेसफुल बनती है, अपने गोल्स अचीव करती है उनके एम्प्लॉयज के कारण। एम्प्लॉयज मेहनत करेंगे, काम करेंगे, सब कुछ सही से करेंगे तो कंपनी जाके आगे जाके सक्सेसफुल और ग्रो करेगी। तो कंपनी और उसके मैनेजमेंट की अपने एम्प्लॉयज के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है, और इसी को हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स या तो पर्सनल या तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देती हूँ, बाकी इसमें बहुत सारे और एडिशनल पॉइंट्स भी आ सकता है। सबसे पहला एग्जाम्पल है टू गिव देम कॉम्पिटिटिव सैलरी। देखो बेटा, कोई भी व्यक्ति आपके पास नौकरी करता है तो कमाने के लिए करता है, अपने और अपने घर परिवार की जो जरूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए करता है। तो व्यक्ति जो काम कर रहा है, जितने घंटे काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जो मार्केट स्टैंडर्ड्स है उस हिसाब से उसको कॉम्पिटिटिव सैलरी आपको देनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टू फुलफिल एस्टीम एंड अदर हायर लेवल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। देखो बेटा, व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, कोई भी नहीं चाहता है कि वो जो लेवल पे है हमेशा वहीं पे अटका रह जाए, नहीं चाहता है। तो ऐसे केस में लोगों को नई चीजें सिखाना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको नई स्किल्स सिखाना, उनको भी प्रमोशन देना, करियर में आगे बढ़ने का मौका देना। नेक्स्ट है प्योर रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स टू फुलफिल सोशल नीड्स। देखो बेटा, व्यक्ति जब एम्प्लॉय है, कंपनी में काम कर रहा है, दिन में 8-8, 9-9 घंटे कंपनी में काम करता है, तो एक तरीके से वो अपने दिन का अधिकतर समय जो है आपके साथ और आपके कंपनी में बिताता है, तो उसको कम से कम वो इज्जत तो मिलनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी पोजीशन पे काम करे, इज्जत, रिस्पेक्ट तो डिजर्व करता है, वो उसको मिलनी चाहिए। दूसरी चीज, लोग उसको पहचाने, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी सबके सामने तारीफ करना, लोगों को बताना कि देखो इसने कितना अच्छा काम किया, कभी उसको आपकी मदद की जरूरत पड़े तो उसको एक हेल्पिंग हैंड देना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार जो एम्प्लॉयज फैक्ट्रीज में काम करता है, कोई केमिकल इंडस्ट्री में काम करता है, कोई माइनिंग इंडस्ट्री में काम करता है, ये काम में खतरा भी बहुत होता है, ठीक है, जानलेवा भी हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, तो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, उनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स, गियर्स, ये सारी चीज़ें देना कि भाई उनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो, उनको दिक्कत ना आए, ठीक है। इसके अलावा एम्प्लॉयज को आप फ्री कैंटीन फैसिलिटीज देते हो, आने जाने के लिए ट्रैवलिंग फैसिलिटीज देते हो, मेडिकल इंश्योरेंसेस देते हो, टर्म इंश्योरेंसेस देते हो, उनके बच्चों की एजुकेशन स्पॉन्सर करते हो, कोई भी ऐसी चीज करते हो जिसमें एम्प्लॉयज की बेनिफिट होती है या उनका फायदा होता है, ये सब कुछ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट। एक सवाल यहाँ पे पूछा गया है, जैसे हम टॉपिक्स के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करते जाएंगे, पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और क्या हम उन्हें आंसर कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। देखो क्वेश्चन है ना, ध्यान से पढ़ना है, घाई गड़बड़ी नहीं, इतना फास्ट फास्ट नहीं कि क्वेश्चन ही गलत पढ़ लो।
क्वेश्चन है इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट, मतलब उतना कमाना कि खर्चा निकल जाए, ये सर्वाइवल है। तो सर्वाइवल तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, बराबर। अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू कवर द रिस्क ऑफ द बिजनेस, तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट्स की बात कर रही हूँ, ये भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, राइट। इंक्रीज इन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस इन द लॉन्ग रन, यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि बिजनेस आगे बढ़े, मतलब लॉन्ग रन तो 5-10 साल में बिजनेस ग्रो हो और आगे बढ़े और एक्सपैंड हो, तो यहाँ पे मैं ग्रोथ की बात कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉइज चिल्ड्रन, तो बेटा यहाँ पे मैं एम्प्लॉय वेलफेयर की बात कर रही हूँ। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट तो है बट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है। कौन सा ऑब्जेक्टिव है मेरे दोस्त? हाँ, आपके दिल की बात पहुंच गई, एकदम सही कह रहे हो। ये ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, जिसको हम पर्सनल या तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, तो इसीलिए ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है इंपॉर्टेंस, या तो आप इसको सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्रुप गोल्स की बात कर रही हूँ, तो बेसिकली मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ बच्चा? तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। तो ये चीज तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है। क्योंकि जब आप मैनेजमेंट करते हो, प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करते हो, तब जाकर कंपनी की गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव होता है। गोल्स, ऑब्जेक्टिव, टारगेट सेट कर दिया, बोल दिया मेरे को ये करना है, इस साल ये होना है, उससे वो होगा नहीं। अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे, सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस परफॉर्म करोगे, देखोगे सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं, तब जाकर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे। तो बेटा इसीलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मैनेजमेंट प्रॉपर्ली करो। मैनेजमेंट अगर सही से होगा, सभी लोग सही से काम करेंगे, तब जाकर कंपनी के जो गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो पूरे हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या कहता है? मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ठीक है, इंक्रीजेस एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? देखो बाबू, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैनेजमेंट सिर्फ काम करवाना ये नहीं देखता है। मैनेजमेंट ये भी देखता है कि मुझे काम तो करवाना है, और ये भी देखना है कि ये काम कम से कम खर्चे में यहाँ पे पूरा हो। सही कह रही हूँ? तो मैनेजमेंट जब लोगों से काम करवाता ना, वो ये देखता है कि जो भी रिसोर्सेस का इस्तेमाल हो रहा है, वो उसका बेस्ट यूज करे। बेस्ट यूज का मतलब है मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस करे, उसका सही से इस्तेमाल करे। वो उनको गाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं, समझाते हैं कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, रिसोर्सेस और कम इस्तेमाल होंगे, और कम यहाँ पे वेस्ट होंगे, और इससे एफिशिएंसी आती है, कम से कम कॉस्ट में आपका काम होता है, और जितना कम खर्चा उतना ज्यादा मुनाफा। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट इज डायनामिक, बट वो एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करता है? आप है ना कभी बदलाव को रोक नहीं सकते। अगर नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो रही है, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो रही है, कभी महंगाई आ रही है, कभी रिसेशन आ रहा है, कभी कोविड जैसी परिस्थिति आ रही है, क्या आप इसको रोक सकते हो? काश रोक पाते तो बेटा हम में से सभी लोग सबसे पहले कोविड को रोकते कि नहीं? हम में से सभी लोग ये जो दुनिया भर में वॉर चल रहा है उसको रोकते कि नहीं? जी हाँ। बट हर चीज ना हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हर चीज पे हमारा बस नहीं चलता, तो हम क्या कर सकते हैं? ये बदलाव के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो एज ए बिजनेस आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो बदलाव आ रहा है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना, वरना आपकी कंपनी मार्केट में नहीं टिक पाएगी। नोकिया क्लासिक एग्जांपल है। तो बेटा लेकिन बदलाव के हिसाब से एडजस्ट करना ये आसान भी तो नहीं होता है। बहुत बार एम्प्लॉयज कहते हैं नहीं नहीं हम तो ये नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, हमको ये मशीन समझ में नहीं आती, हमको ये टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती, फिर क्या करोगे? तो मैनेजमेंट का काम होता है लोगों को कन्विंस करना, मैनेजमेंट का काम होता है लोगों को समझाना कि बदलाव क्यों जरूरी है, आपको ये बदलाव क्यों लाना है, बदलाव लाने से आपको क्या बेनिफिट होगा, और उस हिसाब से लोगों को कन्विंस करना कि वो बदलाव के हिसाब से अपने आप को बदले, ये बदलाव को अपने कंपनी में अपनाए। तो मैनेजमेंट ये ध्यान देता है कि बदलाव हो रहा है तो वो अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करे, बदलाव के मुताबिक अपने आप में बदलाव लाए, सो दैट उनकी कंपनी मार्केट में टिके रहे। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल। तो यहाँ पे मैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब किसकी बात कर रही हूँ? तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉयज की बात कर रही हूँ।
देखो बाबू, कंपनी तो अपना फायदा, अपना गोल, अपने ऑब्जेक्टिव तो देखती है। वो तो चाहती है सेल्स बढ़े, मुनाफा बढ़े, और प्रोडक्ट्स लॉन्च हो, और ब्रांचेस आए, वो तो चाहती है। लेकिन कंपनी में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो भी चाहते हैं कि उनको प्रमोशन मिले, करियर ग्रोथ मिले, इंक्रीमेंट मिले, सैलरी बढ़े, बोनस मिले, वो भी तो चाहते हैं। अच्छा मैनेजमेंट वो होता है जो ना कि सिर्फ कंपनी के गोल्स अचीव करने में मदद करता है, बल्कि जो एम्प्लॉयज उनके यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके भी पर्सनल गोल्स अचीव करने में मदद करता है। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे होता है? बहुत सिंपल है। कोई एम्प्लॉय कहता है कि सर मुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे भी प्रमोशन चाहिए, मुझे भी आगे जाना है, तो मैं उसको कहूंगी ठीक है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको उतनी मेहनत करनी होगी। इस साल ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अगर आप ये प्रोजेक्ट सही से करोगे, अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, अगर आप अपना बेस्ट दोगे, तो प्रमोशन के टाइम हम इसको कंसिडर करेंगे, हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिले। तो एम्प्लॉयज को बताना कि क्या करके, किस तरीके से वो अपने जो गोल्स है यहाँ पे पूरे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट, जो कि कहता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट जो है बहुत सारी सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे करता है। ठीक है, लोगों को नौकरी देता है, रोजगार देता है, गरीबी कम करता है, समाज सेवा करता है, कहीं पे भी लॉस होता है तो कंट्रीब्यूट करता है, गांव में स्कूल्स खोलना, रोड्स बनाना, शौचालय बनाना, ये चीज़ें भी करता है। तो इससे बेटा सोसाइटी का भी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, सोसाइटी में रहने वाले लोगों का भी तो फायदा होता है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, मैनेजमेंट हेल्प्स टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन एडजस्ट एंड अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इस वाले स्टेटमेंट में कौन सा इंपॉर्टेंस या तो सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड है? हर सवाल का जवाब मैं ही बताऊंगी, तो पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं? तो बेटा इस सवाल का जो जवाब है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। कहाँ पे बताओगे बेटा? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। जो भी जवाब सही है मैं कोशिश करूंगी कि उसको एक थम्स अप दूं, या तो कमेंट करके बताओ कि राइट आंसर है, बट आपको कमेंट में मुझे इसका सही जवाब बताना है, पक्का बताना दोस्त। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, जो कि है डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहली चीज ना, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को यहाँ पे समझो और ये किस तरीके से बनता है ना ये समझो। कोई भी कंपनी है तो उसमें ना 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है। अगर मैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं, कोई भी कंपनी में अगर मैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं, तो बाबू हर कंपनी में ना 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मोस्ट केसेस में होता है। कौन से 3 लेवल्स होते हैं? सबसे ऊपर होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, और उसके बाद आता है दैट इज योर लोअर लेवल, जिसको हम ऑपरेशनल लेवल या तो सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा पहली चीज तो ये लेवल्स बनते कैसे हैं। अब मैं कहती हूँ जैसे सीईओ टॉप लेवल मैनेजमेंट है, कैसे पता चला? मैं कहती हूँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, कैसे पता चला? तो बेटा ये जो लेवल्स बनते हैं ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया जाता है। आपको ये चीज समझना है, अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन लेने का पावर। कोई भी कंपनी में सबसे ज्यादा पावर, अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर होती है किसके पास? टॉप लेवल के पास। सबसे ज्यादा अथॉरिटी और पावर इनके पास होती है, ये कंपनी में हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट माना जाता है। जैसे जैसे आप नीचे आते हो, जैसे अगर आप टॉप से मिडिल आते हो अथॉरिटी कम होगी, मिडिल से लेवल आओगे तो अथॉरिटी और कम होगी। तो जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है उनके पास लीस्ट या सबसे कम अथॉरिटी यहाँ पे होती है। तो बेटा ये जो लेवल्स बनते हैं ना, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से बनता है।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है, कोई भी कंपनी में जो एम्प्लॉइज होते हैं, कोई भी कंपनी में जो एम्प्लॉइज वर्कर्स होते हैं, ठीक है, दे डू नॉट बिलोंग टू एनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। वो टॉप, मिडिल लेवल, कोई भी लोअर लेवल मैनेजमेंट में नहीं आते हैं एम्प्लॉइज, क्योंकि उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं होता है बाबू। एम्प्लॉइज का काम क्या होता है, वर्कर्स का काम क्या होता है, जो काम बोला चुपचाप उसको करना। वो कोई मैनेजमेंट, वो कोई डिसीजन लेना, ये देखना वो देखना, वो कुछ नहीं करते, बस काम बोला उसको चुपचाप करता है। तो ये कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आते, इसको बेस ऑफ पिरामिड कहा जाता है, ठीक है। अब पिरामिड की बात है तो थोड़ा सा पिरामिड को यहाँ पे समझ लेते हैं दोस्त। देखो, अगर मैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जिनके पास होती है वो है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। इनके पास याद रखना हमेशा हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी होती है, सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होता है। कंपनी में जो सबसे बड़ी बड़ी पोजीशंस है, एक तो ज्यादातर पोजीशंस विच स्टार्ट्स विद सी, जैसे कंपनी का सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीटीओ चीफ टेक्निकल ऑफिसर, सीओओ चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर। उसके अलावा कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये कुछ एग्जांपल्स है ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट पोजीशंस। हर कंपनी में टॉप लेवल में कौन सी पोजीशंस होगी ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड इट्स रिक्वायरमेंट। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आप यहाँ पे पढ़कर याद रख सकते हो। बाकी इसके अलावा भी बहुत डिफरेंट पोजीशंस हो सकती है और वो कंपनी टू कंपनी चेंज होते जाती है, ठीक है। उसके बाद बेटा जब हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, जो मैनेजर होता है, वो सारे लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर, जैसे कि फाइनेंस मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, उसके अलावा प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिपार्टमेंटल हेड्स, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सभी लोग जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। लोअर लेवल जिसको हम सुपरवाइजरी या तो ऑपरेशनल लेवल भी कह सकते हैं, इनमें हर वो व्यक्ति आता है डायरेक्टली कनेक्टेड टू वर्कर्स। हर वो व्यक्ति जो डायरेक्टली वर्कर्स या तो एम्प्लॉयज के साथ डील करता है ना, वो सभी लोग बेटा लोअर लेवल मैनेजमेंट में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का सुपरिटेंडेंट, फैक्ट्री का सुपरवाइजर, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, ये सभी लोग जो है लोअर लेवल ऑपरेशनल या तो आपका सुपरवाइजरी लेवल में आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये समझना है, टॉप लेवल में हर वो व्यक्ति है जिनके पास सबसे ज्यादा सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। मिडिल लेवल पे वो लोग आते हैं जो डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं, डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर होता है। लोअर लेवल पे हर वो व्यक्ति आता है जो डायरेक्टली वर्कर्स के साथ कनेक्टेड होता है। सिंपल। सबसे ज्यादा अथॉरिटी टॉप लेवल पे होती है, उससे कम मिडिल लेवल, उससे कम लोअर लेवल। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे आपको एरो दिखाया है, अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स, क्योंकि जैसे जैसे आप लेवल में नीचे आते जाओगे वैसे वैसे अथॉरिटी जो है कम कम होते जाएगी। अब बात आती है अकाउंटेबिलिटी की, ठीक है। तो यहां पे गिवन है अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स। इसका मतलब क्या है, पहले तो आप अकाउंटेबिलिटी का मतलब समझो, ठीक है बाबू। देखो, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, कि अगर आपको कुछ काम दिया है, कोई जिम्मेदारी दी है, अगर आपने वो काम नहीं किया, अगर आपने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो जाहिर सी बात है लोग आपको पूछेंगे, लोग आपको कहेंगे कि काहे काम नहीं किया। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके टीचर ने आपको कोई होमवर्क दिया, कोई असाइनमेंट दिया, आप वो होमवर्क असाइनमेंट करके नहीं आए, तो आपके टीचर तो आपको पूछेंगे क्यों नहीं करके आए, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। तो कभी भी अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो फ्लोज अपवर्ड्स होती है। अब देखो, कंपनी में दो पोजीशंस होती है, एक जिसको हम कहते हैं सुपीरियर
एंड दूसरा जिसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट। ठीक है, सुपीरियर वो व्यक्ति होता है जो हायर अथॉरिटी होता है, मतलब उससे पोजीशन में बड़ा होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके स्कूल में दो व्यक्ति है, मान के चलिए प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एंड टीचर, तो पोजीशन वाइज अथॉरिटी वाइज प्रिंसिपल बड़े होंगे, टीचर उनसे अथॉरिटी में छोटे होंगे। तो हमेशा टीचर विल बी अकाउंटेबल टू प्रिंसिपल, हमेशा द टीचर will be accountable to principal। तो बेटा इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स, हमेशा जो आपसे पोजीशन में बड़ा होता है, हायर अथॉरिटी का होता है, आपको उनको जवाब देना पड़ता है। तो लोअर लेवल को मिडिल लेवल को जवाब देना पड़ता है, मिडिल लेवल को टॉप लेवल को जवाब देना पड़ता है, जो एम्प्लॉयज है उनको लोअर लेवल को जवाब देना पड़ता है। तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पे देखते हैं। पहली चीज तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टॉप लेवल में हर वो व्यक्ति आता है जिसके पास मैक्सिमम अथॉरिटी है। सबसे सीनियर लोग, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी वाले लोग जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है। अब इनका काम क्या है, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, ये क्या काम करते हैं एग्जैक्टली। सबसे पहले अगर कंपनी के कोई भी गोल सेट करना हो या कंपनी के लिए कोई भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाने हो, अगर मुझे पूरे कंपनी लेवल पे कोई भी काम करना है, जैसे पूरे कंपनी के लिए गोल सेट करने हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, पूरे कंपनी लेवल पे प्लान्स बनाने हैं, पॉलिसीज बनाने हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, पूरे कंपनी लेवल पे जो काम होता है ना टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज है एट द मिडिल लेवल, अब देखो मिडिल लेवल वाले जो लोग हैं उनके लिए सबऑर्डिनेट है, मतलब उनके जूनियर है जो उनके अंडर काम करता है। तो मिडिल लेवल में कौन व्यक्ति क्या काम करेगा उनको बताना, उनको ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस देना, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। साथ ही साथ कंपनी को चलाने के लिए जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, जैसे फैक्ट्री में मशीनरी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, स्टाफिंग करनी है, पैसा चाहिए, ये सारे रिसोर्सेज को अरेंज करके देना टॉप लेवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करे, ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से काम हो, ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े, ग्रो हो, ये टॉप लेवल की जिम्मेदारी होती है। उनके कंधे पे ना सबसे भारी और सबसे डिफिकल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लियासन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सेट्रा। कोई भी व्यक्ति बाहर का, कंपनी के बाहर का कोई भी व्यक्ति जो कंपनी से कनेक्टेड है, जैसे फॉर एग्जांपल मीडिया है, प्रेस है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, डिफरेंट पॉलिटिकल लोग हैं, इनके साथ मीटिंग करना, डिस्कशंस करना, प्रोजेक्ट अप्रूवल्स देना एक्सेट्रा, ये सब हमेशा टॉप लेवल डायरेक्टली करता है। नेक्स्ट है टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज, मतलब कंपनी में हर चीज सही तरीके से हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट साथ मिलकर कंपनी के गोल्स की तरफ काम करे, ये देखना, ये जिम्मेदारी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है। नेक्स्ट है एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, जैसे मैंने आपको बताया, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, कभी टेक्नोलॉजी बदलेगी, कभी इकोनॉमिक कंडीशंस बदलेगी, कभी लोगों की चॉइसेस बदलेगी। तो कब कहाँ क्या बदलाव आ रहा है, ये बदलाव से हमारे बिजनेस पे क्या असर हो सकता है, किस तरीके से बदलाव से हम एडजस्ट करके चल सकते हैं, ये सब कुछ देखना ये टॉप लेवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट हम जाते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। पहली चीज तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ना लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजर्स माना जाता है, क्योंकि देखो सबसे ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, और उसके अंडर जो है दैट इज योर लोअर लेवल मैनेजमेंट, राइट। तो अगर आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट की पोजीशनिंग देखोगे तो ये दोनों के सेंटर में आता है। तो टॉप लेवल एंड लोअर लेवल में जो भी कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन होता है वो हमेशा थ्रू मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, और इसीलिए इसको लिंक माना जाता है, एक कड़ी माना जाता है जो टॉप एंड लोअर लेवल को कनेक्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं, दैट इज द फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या क्या काम या रोल होता है। सबसे पहला फंक्शन है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज विच इज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाता है, वो ये प्लान्स एंड पॉलिसीज बना के मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल ये प्लान्स एंड पॉलिसीज को समझेगा एंड वही जो है लोअर लेवल को बताएगा।
तो पॉलिसी को लोअर लेवल तक लेके जाना, उन तक की इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ये जिम्मेदारी मिडिल लेवल पे आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर हूँ, तो मेरे डिपार्टमेंट में क्या काम होगा, किसको मैं क्या काम बांटूंगी, किस तरीके से मैं रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, स्टाफिंग करूंगी, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। तो हर एक मैनेजर के ऊपर अपने अपने डिपार्टमेंट की, उसके देखरेख, उसके काम की जिम्मेदारी होती है। फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज। मेरे डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड है, उनका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, काम देना, काम सिखाना, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। ये देखना कि मेरे डिपार्टमेंट में जो भी काम कर रही है वो सभी लोग सही से, अच्छे से, एफिशिएंटली, पूरी मेहनत मन लगाकर काम करे, ये देखना, ये इंश्योर करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट। जैसे मैंने बताया था, कंपनी को सक्सेसफुल बनने के लिए उनके सारे डिपार्टमेंट जब मिलकर टुवर्ड्स गोल काम करेंगे तब ये बात बनेगी। तो यहाँ पे ये देखना कि सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर काम कर रहे हैं, कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं, कंपनी के गोल्स की तरफ काम कर रहे हैं, ये मिडिल लेवल की जिम्मेदारी है। ठीक है। तो बेसिकली मुझे ध्यान रखना है कि मैं जब काम कर रही हूँ ना, दूसरों के साथ मिलकर, समझकर, कोऑपरेट, कोऑर्डिनेट करके काम करूँ। ऐसा नहीं कि मैं कहूँ भाई मैं अपना देखूंगी, तुम अपना अपना देखो, गलत है। ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट लेवल पे जाते हैं, जिसको हम लोअर लेवल मैनेजमेंट या तो ऑपरेशनल या तो सुपरवाइजरी लेवल कह सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ये जो लोग हैं डायरेक्टली वर्कर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट इनको जो काम देता है, काम सौंपता है, उनको वो पूरा करना होता है। ठीक है। इनके अगर कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या तो इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें, तो सबसे पहला फंक्शन है रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंस ऑफ द वर्कर्स। देखो बेटा, वर्कर्स को अगर कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वो डायरेक्टली कंपनी के सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर के पास नहीं जाएंगे, वो अपने बॉस या अपने सुपरवाइजर्स को कहेंगे। तो लोअर लेवल मैनेजर्स की जिम्मेदारी है कि वर्कर्स की जो भी प्रॉब्लम, जो भी ग्रीवेंसेस है, जो भी तकलीफें है, वो हायर मैनेजमेंट तक पहुंचाना और उसको सॉल्व करवा के लेना। ठीक है। नेक्स्ट दैट इज मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस। देखो बेटा, फैक्ट्री में काम करना कोई आसान काम नहीं है। काफ़ी बार फैक्ट्री में जो धुआं होता है, ठीक है, वेंटिलेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो उसके वजह से जो सफोकेशन होता है, दिक्कतें हो सकती है। तो ये ध्यान देना कि दिक्कतें वर्कर्स को ना हो, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन हो, सही से लाइटिंग, वेंटिलेशन हो, वर्कर्स जो है आसानी से काम कर सके, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ना हो। नेक्स्ट है लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। ठीक है। देखो बेटा, पहली चीज तो वर्कर्स और मैनेजर्स में ना रिलेशन अच्छे होना बहुत जरूरी है, और ये रिलेशन अच्छे है कि नहीं ये लोअर लेवल मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर वो वर्कर्स की बातें सुनता है, जहाँ पे जेन्युइन इश्यूज और प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करवा के देता है, तो वर्कर्स और मैनेजमेंट में रिलेशन अच्छे बने रहेंगे और उस तरीके से कंपनी में अच्छे से काम होगा, मिलजुल कर सभी लोग काम करेंगे। तो ये हेल्दी रिलेशंस मेंटेन करना, वर्कर्स की सेफ्टी के ऊपर फोकस करना, उनके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है, राइट। दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। जब प्रोडक्शन होता है ना बाबू, तो प्रोडक्शन में मान के चलो, जैसे हमने एग्जांपल लिया, 1,30,000 शर्ट्स बनाना है, तो सिर्फ शर्ट्स बनाना काफ़ी नहीं होता है, वो शर्ट सही क्वालिटी के बने ये भी जरूरी है। कहीं पे कलर में गड़बड़ हो गई, कहीं पे डिज़ाइन फेड हो गई, कहीं पे फट गया तो चलेगा क्या? नहीं। तो वर्कर्स जो प्रोडक्शन कर रहे हैं सही से प्रॉपर क्वालिटी का कर रहे हैं कि नहीं, ये भी इंश्योर करना, ध्यान देना किसकी जिम्मेदारी है? तो लोअर लेवल मैनेजर्स की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है द रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स। मोरल मतलब कॉन्फिडेंस। तो वर्कर्स को वो कॉन्फिडेंस दिलाना कि नहीं हम कर सकते हैं, नहीं हमसे हो पाएगा, नहीं हम करेंगे, नहीं हम मिलकर करेंगे, ये करना। ठीक है। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो पहली चीज, वर्कर सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करे, जो भी सेफ्टी गियर्स पहनने हैं, यूनिफॉर्म पहनना है, सब कुछ पहन के काम करे, ये देखना, डिसिप्लिन बनाए रखना, और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं प्रोडक्शन में उसका वेस्टेज ना हो, कंपनी का कॉस्ट ना बढ़े, ये चीज ध्यान में देना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट है। हर एक लेवल पे सारे मैनेजर्स को डिफरेंट डिफरेंट काम, रोल्स एंड फंक्शंस दिए गए हैं। सभी लोग अपने अपने काम पे फोकस करते हैं, और जब सब मिलकर अपना काम सही से करते हैं तब जाकर कंपनी के गोल्स अचीव होता है। ठीक है। थोड़ी सी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे हमने जो पढ़ाई करी उसके साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाए, राइट। सबसे पहला सवाल है, मिस्टर राम स्टार्टेड अ बिजनेस टू मेक क्लॉथ एंड जूट बैग टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ है?
तो बेटा मैं ये कह रही हूँ कि प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल हो, मैं ये कह रही हूँ कि मैं पोल्यूशन को रिड्यूस करूँ, मतलब मैं समाज का भला देख रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने एक क्लोथ बैग जूट बैग बनाया क्योंकि उसमें ज़्यादा मुनाफा है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कमाई है, नहीं। मैंने ये बैग्स बनाए ये सोचते हुए कि पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो, तो मैंने समाज का भला सोचा। तो जी हाँ, दिस इज सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयराम इज द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अ कंपनी दैट ऑफर्स ब्यूटी एंड सैलून सर्विसेज टू डिफरेंट क्लाइंट्स. To attract client, he offers different schemes every month and on special occasion and hence receive more orders. He keeps on learning new techniques and tries to offer competitive prices as per the market standards and hence gets the benefits of first mover advantage. तो यहाँ पे कौन सी characteristics of management highlighted है? देखो बेटा, उन्होंने ये बोला कि जयराम जो है अपने क्लाइंट्स को अलग अलग डिफरेंट स्कीम्स यहाँ पे देता है। साथ ही साथ मार्केट में जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, नई टेक्निक आती है, वो सब वो ऑफर करने की कोशिश करता है। तो बेसिकली जयराम अपने बिजनेस को मार्केट में जिस हिसाब से बदलाव आता है उस हिसाब से वो उसको बदलता है। तो जयराम जो है एक डायनामिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहा है ना। अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, अगर आप सैलून की बात करो, अब बाल कटवाने अगर जाते हो, एक सिंपल एग्जांपल लेता है, तो पहले जिस तरीके से बाल काटे जाते थे और आज जो करा जाता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, पहले से कैची वैची लेते थे, फिर ऐसे ब्लेड लेते थे, आजकल आपके हेयर ट्रिमर्स आ गए हैं, वो इस्तेमाल होता है, फिर हेयर कट के बाद आपको मसाज देते हैं, फिर ऐसे फेशियल करके देते हैं, फिर ये करके, तो बदलाव आता है, प्रोडक्ट्स बदलते हैं, टेक्निक्स बदलते हैं, लोग बदलता है। आजकल सैलून में जाओगे तो एकदम ऐसा हाई फंडू लाइटिंग वाइटिंग मिरर विरर ऐसे एकदम हाई फंडू ड्रायर्स होंगे, लोग होंगे यूनिफॉर्म में। पहले के टाइम के ऐसा पेड़ के नीचे बाल कटने वाली चीजें चलेगी क्या आज? शायद नहीं। तो अपने आप में चेंजेस लाना, जैसे जैसे चीजें बदलेगी अपने आप को बदलते जाना, वही तो जयराम कर रहा है ना, और इसीलिए उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो वो मार्केटिंग का मैनेजमेंट का जो डायनामिक फंक्शन है उसको निभा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजू के अंकल जो है उन्होंने अंजू को इन्फॉर्म किया कि इनके ऊपर कंपनी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कंपनी की पॉलिसीज बनाने से लेके, प्लान्स बनाने से लेके, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखना कंपनी का, ये सब कुछ उनके हाथ में है। अब आपको ये बताना है कि उनकी बात के मुताबिक अंजू के अंकल कौन से लेवल पे काम कर रहा है। तो मैं कहती हूँ मैं पूरे कंपनी लेवल पे प्लान्स बनाती हूँ, पूरे कंपनी लेवल पे पॉलिसीज बनाती हूँ, पूरे कंपनी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखती हूँ। पूरे कंपनी लेवल पे देखोगे तो बड़ी जिम्मेदारी हुई, तो जाहिर सी बात है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज एंड मोटिवेटिंग देम इज द मेन फंक्शन ऑफ डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बाबू, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना, उनको मोटिवेट करना, उनको एनकरेज करना कि वो अच्छे से अच्छा सही तरीके से बेस्ट एबिलिटी में काम करे। तो भाई मेरे डिपार्टमेंट के लिए मैं एम्प्लॉय ला रही हूँ, मतलब मैं अपने डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी देख रही हूँ, तो ये कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है? ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है, तारिंग एंटरप्राइजेस लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट सेल्स बाय 30% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। यहाँ पे कौन सा फीचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड है? ठीक है, मैं कहती हूँ कि भाई नेक्स्ट क्वार्टर में, मतलब नेक्स्ट 3 महीने में मेरे को अपने सेल्स 30% से बढ़ाना है, बराबर। तो मैं अपने बिजनेस के लिए एक गोल, एक टारगेट, एक ऑब्जेक्टिव सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे कौन सा फीचर है? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्योंकि बेटा मैं जब कहती हूँ 30% से सेल्स बढ़ाना है, तो बेसिकली मैं गोल सेट कर रही हूँ, और गोल्स को पाने के लिए अब मैं डिफरेंट मैनेजमेंट फंक्शंस परफॉर्म करूंगी। ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट, ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन गिव्स राइज टू डैश। तो ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से एक कंपनी में क्या बनता है? डिफरेंट फंक्शंस बनते हैं, लेवल्स बनते हैं, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल बन जाता है या ग्रुप बन जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी में जो डिफरेंट लेवल्स बनते हैं, टॉप में कौन है, मिडिल में कौन है, लोअर में कौन है, कैसे डिसाइड होता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी होता है। जिसके पास मैक्सिमम अथॉरिटी है वो टॉप लेवल में जाता है, उससे कम है वो मिडिल में जाता है, उससे कम है वो लोअर में जाता है। तो भाई ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे बनता है। सिंपल बात है। ठीक है, आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय वी एंड नॉट बाय आई बिकॉज डैश। हम हमेशा कहता है हमें ये काम करना है, हमें ये गोल्स पाने हैं, हमें ये टारगेट अचीव करना है, हमें, मेरे को ये करना है, मैं ये गोल पाऊंगा, मैं ये टारगेट अचीव करूंगा, ऐसा नहीं कहते। क्यों?
क्योंकि मैं नहीं कर सकती, हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। हम हमेशा मिलकर कंपनी के गोल्स पूरे कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ बेटा आज का जो लेक्चर है मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आज हमने जो टॉपिक्स कवर किए उसमें सबसे पहले हमने मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट समझा। ठीक है, कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस है, जहाँ पे हम लोगों से काम करवा के लेते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो उसी के साथ साथ हमने इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, लोगों से काम करवा के लेना इन मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, एंड इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, सॉरी, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है लोगों से काम करवा के लेना समय से, एंड एफिशिएंसी का मतलब होता है लोगों से काम करवा के लेना इन मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है याद रखने का। एफिशिएंसी सी आता है, सी माने तो कॉस्ट। इफेक्टिवनेस टी आता है, टी माने तो टाइम। ठीक है, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट हमने ब्रीफ क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए, जहाँ पे हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स कवर किए, एंड साथ ही साथ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट और उसके फंक्शंस हमने कवर किए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस करा चुकी हूँ, बाकी अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। सफलता पानी है, तो सफलता पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो यहाँ पे करनी होगी, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ, ये जो आप मेहनत करोगे, ठीक है, अंत में वो वसूल होगी, मतलब आपको ऐसे लगेगा कि मेहनत मेरी रंग लाई, है ना। तो बेटा थोड़ा सा समय अभी बचा है सीयूटी एग्जाम्स के लिए, बोर्ड के साथ साथ इसकी तैयारी आपको करनी है, तो उम्मीद करती हूँ आप ये बैलेंस बनाए रखोगे और सीयूटी की अच्छे से यहाँ पे तैयारी करोगे। आज का लेक्चर बेटा मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी चैप्टर के बाकी टॉपिक्स लेके और एडिशनल क्वेश्चंस लेके नेक्स्ट लेक्चर में मैं जरूर आऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।